देखिए, टॉपिक है आज का हमारा ऑप्टिक्स। ये आपको दो हिस्सों में पढ़ना है मेनली हमें, एक रे और एक वेव ऑप्टिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, दो पार्ट में से हमें पढ़ने हैं। तो पहले हम लोग वेव ऑप्टिक्स ऐसे करेंगे, सॉरी रे ऑप्टिक्स करेंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स करेंगे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले सबसे देखो, ऑप्टिक्स में जनरली हम लोग पढ़ते हैं लाइट के बारे में, इसीलिए इसे कहा जाता है इट इज द साइंस ऑफ लाइट। मतलब लाइट से रिलेटेड जितनी भी फिनोमेनाएं हमारे आसपास होती है, और ढेर सारी फिनोमेनाएं होती है लाइट से रिलेटेड, और सारी की सारी इंटरेस्टिंग फिनोमेनाएं होती है, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ही नहीं कहते हैं कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग फिनोमेनाएं हमारे आसपास हो रही होती है लाइट की रिगार्डिंग। तो ये सारी फिनोमेनाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं किसमें? ऑप्टिक्स में। देखो, आज तक फिजिक्स में इकलौता यही एक टॉपिक है जो सबसे लेंदी नहीं, सबसे बड़ा और सबसे लंबे टाइम तक इसमें एक्सपेरिमेंट चलते रहा, और सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसी टॉपिक में है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी टाइम टेकिंग टॉपिक है ये जब इस पे बातें हो रही थी, अभी भी हो ही रही है, ये चीज़ें पूरी क्लियर अभी भी नहीं हुई है। बहुत सारी ऐसी फिनोमेनाएं हैं जिसके बारे में अभी तक लोगों को पता ही नहीं चला है, उस पर बातें चल ही रही है। ये बहुत ही पुराने टाइम से चलती आ रही चीज़ें हैं। ये आपको क्लासिकल फिजिक्स का भी पार्ट होगा, ये मॉडर्न फिजिक्स का भी पार्ट है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है। मैक्सिमम साइंटिस्ट लोगों ने अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ऑप्टिक्स में डाला है। तो इस हिसाब से बहुत सारे कंसेप्ट भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी ऐसी फिनोमेनाएं हैं जिसके बारे में आपको पता है, वो आपके आसपास हो रही होती है, लेकिन उसके पीछे का काउज क्या है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखो लाइट के बारे में इतनी चीज़ें आपको पहले से पता है कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी का ओरिजिनल फॉर्म नहीं अवेलेबल है, ये किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलते रहती है, इसीलिए कहा जाता है ये इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी चीज़ को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। या मान लो अगर हम अपने आई की बात करें, ये भी एक तरह की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसे वर्क करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होता है। तो लाइट ऐसी एनर्जी है जो हमारे सेंस ऑफ विजन जो होते हैं ना, उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। नहीं, लाइट सेंस ऑफ विजन, अगर मान लो हमारी आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी लाइट से वो गेन करता है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, ये बात कुछ और हो गई कि जिसकी आंखें ठीक नहीं है, मतलब समझ रहा है, आंखें ठीक नहीं का मतलब ये हुआ आंख खराब है, मतलब आंख से मतलब अंधा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, उसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही गोल है, तो कितनों भी एनर्जी दे दो, फ्यूज बल्ब में कितनों भी वोल्टेज दे दो, क्या फर्क पड़ेगा, बल्ब ही फ्यूज है। उसी तरह से जिसका आई फ्यूज होगा उसमें ये चीज काम नहीं करेगी। देखो, अभी तक ऐसा माना गया है कि लाइट की स्पीड से ज्यादा, माना क्या गया है, होता भी है, लाइट की स्पीड से ज्यादा किसी की स्पीड नहीं होती है, और हम लोग भी यही मान के चलेंगे। इसीलिए इसे कहा जाता है रैपिड या फास्टेस्ट मैसेंजर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा किसकी स्पीड होती है? लाइट की स्पीड होती है। और कितनी होती है प्यारे बच्चों? लाइट की स्पीड कितनी होती है? हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, 2.99 समथिंग, ये 299 वाला मैटर चलता है, ये माना जाता है। ये कहना था आइंस्टाइन साहब का। ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि ये यूनिवर्स में सबसे रैपिड मैसेंजर यूनिवर्स का कौन है? लाइट है। ठीक है, और इस कंसेप्ट पे ना बहुत सारी चीजें, जैसे ये टाइम ट्रेवलिंग वगैरह हो गया ना, वो सब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। मतलब लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है कि लाइट की स्पीड से अगर ट्रेवल किया जाए, या बहुत सारी बातें इस पे हुई है, अब इस पे चर्चा नहीं करेंगे। आते हैं काम की बात। देखो, लाइट जो है ना, ये चीज़ें याद रखिए, ये ईएम वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है?
टॉपिक ही है आपका एक अलग सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोजिशन से ईएम वेव बनता है, उसके साइनसोइडल कंपोजिशन से ईएम वेव बनता है। खैर आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि सन से जो लाइट आ रही होती है, नहीं, सन से जो रेडिएशन आ रही होती है वो रेडिएशन ईएम वेव होता है। ठीक है, सन से जो रेडिएशन आ रहा होता है, समझे, ये एक तरह से एक पूरा ही कंप्लीट क्या होता है, एक ईएम वेव होता है। ईएम वेव में बहुत सारे ऐसे रे या वेव्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे वेव्स इन्वॉल्व होते हैं ईएम वेव में। स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो बहुत सारे वेव, मतलब देखो ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये ईएम वेव का एक अरेंजमेंट है। नहीं, किस बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेसिस पे एक पैटर्न में अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न को सबसे पहले डिजाइन किया गया था मैक्सवेल साहब के द्वारा। मैक्सवेल साहब ने जितने भी ईएम वेव था ना, जितने भी ईएम वेव सन से आ रहे थे वो सभी को उन्होंने अरेंज किया था और उसी कंप्लीट अरेंजमेंट को ईएम वेव कहा जाने लगा। अब इस ईएम वेव में क्या होता है, बहुत सारी एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, ये सब सारी रेज, जैसे यहां पे हो गया आपको गामा रेज। ठीक है, सबसे एंड में, सबसे लास्ट में जो होता है वो गामा रे होता है। फिर उसके बाद एक्स रे हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्स रे हो गया, यूवी अल्ट्रावायलेट हो गया। अल्ट्रावायलेट के बाद फिर आपका आ जाता है विजिबल पार्ट, विजिबल रे। देखो ये जो विजिबल रे होता है, ये वाला पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है, विजिबल। इसके बाद फिर आता है इंफ्रारेड, आईआर इंफ्रारेड, फिर उसके बाद माइक्रोवेव आ जाएगा। ये सब हम लोग और पढ़ेंगे। इंफ्रारेड हो गया, शॉर्ट रेंज वेव भी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, नहीं सॉरी रेडियो वेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया। कौन सा माइक्रोवेव, खाना बनाने वाला? नहीं रे, माइक्रोवेव। जो भी हम लोगों को पढ़ना है ये वाला पार्ट, ये वाला जो रीजन होता है इंफ्रारेड से इधर वाला, मतलब, और ये अल्ट्रावायलेट से इधर वाला, ये आपकी आंखों को सेंस नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है, क्योंकि आंखों की ना एक लिमिट होती है, आंखों की हुई, कान की हुई, हर चीजों की एक लिमिट होती है। उसी लिमिट तक हम लोग देख सकते हैं। सेंसेशन हो सकता हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ इतना कम, ज्यादा या कम हो जाता हो जो जिसे हमारी आंखें सेंस नहीं कर पा रही होती। जैसे साउंड 20 Hz से कम वाला साउंड हमारे कान को सेंस नहीं होता। उसी तरह से एक लिमिट होनी चाहिए ना, इससे ज्यादा या इससे कम सेंस नहीं होगा। तो इससे कम वाला सेंस नहीं होता, इससे ज्यादा वाला सेंस नहीं होता, ज्यादा वाला सेंस होगा आंख डिस्ट्रॉयड हो जाएगी या खराब हो जाएगी, जो भी चीजें, इसलिए ये चीजें सेंस नहीं होती। एक्सरे आपने कभी देखा नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट, गामा रे कभी देखने की कोशिश भी मत करिएगा। ये विजिबल रे हम लोगों को दिखती है, यानी विजिबल पोर्शन दिखता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ रेंज होता है, ये लगभग आपको मान के चलिए, ये वाला जो रेंज होता है वो लगभग 400 नैनोमीटर से 350 कह सकते हो, लगभग 400 नैनोमीटर से वेवलेंथ रेंज बता रहे हैं, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास होता है। अब 350 से 750 भी कर सकते हो, 150 का इधर उधर चलता है। ठीक है, ये रेड वाला पार्ट और ये वायलेट वाला पार्ट, तो इसी के बीच का जो जितना भी होता है ना, आपको VG और VIBGYOR कहते हैं ना, VIBGYOR, ये सारी चीजें आपको सेंस होती है। इतने कलर आपको दिखते हैं, बाकी का ये वाला जो स्पेक्ट्रम का पार्ट है वो नहीं दिखता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसे हमारी आंखें सेंस कर पाती है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई, यहां तक क्लियर है? कुछ छोटी छोटी बातें हो गई। देखिए, अगर हम लोग बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स को हमको पढ़ने जो है ना, वो मेनली हमें जो पढ़ना है
वो एक तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना है और एक वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मतलब फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम इसके ब्रांच की बात करें ऑप्टिक्स के, तो ऑप्टिक्स के बेसिकली एक हो जाएगा आपका रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं आप इसे। एक हो जाएगा आपका फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, और एक होता है हमारा क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, और फिजिकल ऑप्टिक्स में मेनली हम लोग पढ़ते हैं लाइट से रिलेटेड कुछ और बातें, जैसे एक वेव ऑप्टिक्स एंड फोटोमेट्री, फोटोमेट्री जिसमें लाइट की इंटेंसिटी से रिलेटेड मेजरमेंट वगैरह होता है। तो क्वांटम ऑप्टिक्स तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इनको अभी पढ़ना नहीं है। और फिजिकल ऑप्टिक्स में हमें जनरली वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, और फोटोमेट्री सिलेबस में नहीं है। देखेंगे अगर कुछ हिस्सा इसमें इन्वॉल्व कर पाए, कुछ मेजरमेंट तो हम लोग करेंगे इसमें, बाकी का कुछ हिस्सा रह जाएगा, अगर टाइम बचेगा तो उसको भी कवर कर लेंगे हम लोग। मेनली हम लोगों को पढ़ना है अभी फिलहाल रे ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स के बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे, जो वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा फिर उससे रिलेटेड कंसेप्ट जो होगा या इंट्रोडक्शन भी हम लोग अभी नहीं करते हैं इसका, वहीं पे करेंगे। जनरली हमने अभी पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब देखो रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स क्यों कहते हैं। देखो ये रे मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक पाथ, स्ट्रेट लाइन वाला। क्या देखो एक कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर लीजिए। कहा यह जाता है, मतलब है भी, कि लाइट डबल नेचर शो करता है, एक पार्टिकल और एक वेव नेचर। ठीक है, लाइट डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। बहुत सारे लोग या बहुत सारी किताबें या जो भी वो ये कह देते हैं कि पार्टिकल नेचर मतलब रे ऑप्टिक्स और वेव नेचर मतलब वेव ऑप्टिक्स, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रे ऑप्टिक्स को नेचर ऑफ लाइट से कोई मतलब नहीं है, यानी नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग वेव ऑप्टिक्स में बात करेंगे। क्लियर है? रे ऑप्टिक्स सिंपल सा एक ऑप्टिक्स का मैथमेटिक्स है, ये ऑप्टिक्स का मैथमेटिक्स है। इसमें सारी चीजें मैथमेटिक्स होगी, जैसे ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना हम लोग ना, ज्योमेट्री क्या है, मैथमेटिकल पार्ट है ना, ये भी क्या है, ऑप्टिक्स का मैथमेटिकल पार्ट्स है। इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स होता है, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ये लाइट इतने एंगल पे आएगी तो इतने एंगल पे जाएगी, इधर आएगी उधर जाएगी, लाइट रे इधर आएगी उधर जाएगी, या जो भी इतना सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा इतना सेंटीमीटर का इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट मिरर से इतने डिस्टेंस पे है तो उसका इमेज भी इतना डिस्टेंस पे बनेगा, या मान लो मिरर फॉर्मूला हो गया, या इस तरह की सारी चीजें। तो कंप्लीट कैलकुलेशन ही इसमें होता है और कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। आई बात समझ में? ये बात ध्यान में रखिएगा कि रे ऑप्टिक्स को लाइट के नेचर से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्यों कहते हैं? इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत सारे ज्योमेट्रिकल लॉ को कंसिस्ट करता है, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल लॉ इसमें यूज होते हैं, इसीलिए इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहा जाता है। नहीं, ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बिकॉज इट यूजेज नहीं मच ज्योमेट्रिकल लॉ, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल लॉ को ये यूज करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स। अब ये रे ऑप्टिक्स होता क्या है? इट इज द
ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स का वो हिस्सा होता है जिसमें हम लोग लाइट जो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड ही कंसेप्ट इसमें बातें की जाती है। नहीं, इट इज द ब्रांच ऑफ, कह सकते हो इट इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स डीलिंग विथ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन वाली प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन वाली प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो सारी की सारी चीजें रे ऑप्टिक्स में डील की जाती है। क्लियर है? आई बात समझ में? हम लोग इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, कुछ फिनोमेनाए पढ़ेंगे और कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। आई बात समझ में? फिनोमेनाए में क्या होगा? रे ऑप्टिक्स में जो हम लोग फिनोमेना पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा? देखो, सम फिनोमेना, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन, इसी रे ऑप्टिक्स के अंदर आएगा रिफ्रैक्शन, उसके बाद आपका होगा डिस्पर्सन, नहीं डिस्पर्सन हो गया, उसके बाद स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग, ये कुछ फिनोमेनाए हो गई। और कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी हम लोगों को पढ़ना है इसमें। कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक हो जाएगा आपका, कह सकते हो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, है ना, ह्यूमन आई, हाँ, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आई भी तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही होगा ना। हाँ, 2-3 टाइप के माइक्रोस्कोप होंगे, 2-3 टाइप के टेलीस्कोप होंगे। ये सब कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो ये पूरा कंटेंट हो गया जो हम लोगों को रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ना है। इसमें सिर्फ मैथमेटिकल जो चीजें होंगी वो पढ़नी होती है। रिफ्लेक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, मतलब इसके पीछे का जो काउज है, इसके पीछे का जो रूल है वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल। बस होता है ये लॉ बन गया, इस पे काम करना है। इसके जो काउज होंगे या सारी चीजें होंगी, ये सारी फिनोमेनाओं के पीछे का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में डिटेल्स में बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, अभी थ्योरी इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि थ्योरी हमें दोबारा बढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1-2 क्लासेस तो सिर्फ थ्योरी को समझाने में लगेंगी। तो वेव ऑप्टिक्स में ये सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, इसके पीछे का क्या है। अभी फिलहाल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह होगा इससे रिलेटेड वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? क्या करने वाले हैं ये बात समझ पाए? क्लियर है? तो सवाल शुरू की जाए। स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिनेशन है उसे आप ध्यान में रखेंगे जो बार बार यूज होगा, ठीक है। सम बेसिक डिफिनेशन, जैसे कि बार बार ये टर्म यूज होगा, नहीं रे, नहीं रे क्या होता है? रे ऑफ लाइट। देखो, रे ऑफ लाइट का मतलब होता है वो जो सिंगल नैरो पाथ ऑफ लाइट जो होता है ना, एक पाथ ऑफ लाइट कह सकते हो, नहीं उसको हम लोग कहते हैं रे। या ये हो गया आपका सिंगल नैरो पाथ ऑफ लाइट। सिंगल नैरो पाथ ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं रे। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एरो से, नहीं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। इस तरह से कुछ जो कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट को इंडिकेट करेगा। ये लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है रे। क्लियर? उसके बाद हो जाएगा आपका बीम।
बीम ऑफ लाइट। ये एक तरह से क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ रे को कहते हैं। नहीं, ये ग्रुप्स ऑफ रे होता है, या कह सकते हो बंच ऑफ रे, ग्रुप्स ऑफ रेज को हम लोग बीम कहते हैं। बीम जनरली तीन तरह के अवेलेबल होंगे हमारे पास। एक बीम होगा पैरेलल। पैरेलल बीम क्या होता है, नहीं, बहुत सारी रे जो होगी आपस में एक दूसरे के जब पैरेलल प्रोपेगेट करेगी तो ये पैरेलल बीम कहलाएगी। अगला हो गया आपका कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम का मतलब हो गया कि बहुत सारी लाइट रे किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रही है, मीट कर रही है, इस तरह का कुछ कन्वर्जेंट, ये टर्म यूज होगा। कन्वर्जेंट पॉइंट, डाइवर्जेंट पॉइंट, नहीं, कन्वर्जिंग पॉइंट, डाइवर्जिंग पॉइंट, समझ पा रहे हैं? कन्वर्जेंट का मतलब हो गया कि मीटिंग पॉइंट कॉमन। क्लियर है? ठीक है, कन्वर्जेंट पॉइंट सेम होगा। और एक होगा हमारा जो बीम होगा वो होगा डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम का मतलब हो गया कि बहुत सारी लाइट रे किसी एक पॉइंट से निकल रही होंगी। नहीं, बहुत सारी लाइट रे किसी एक पॉइंट से निकल रही होंगी, यानी सबका इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो ऐसे बीम को हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम कहेंगे। अगर कन्वर्जेंट पॉइंट बोलेंगे हम तो आपको समझ लेना है कि बहुत सारी लाइट रे का ये मीटिंग पॉइंट है। अगर डाइवर्जेंट बीम बोल रहे हैं या डाइवर्जेंट पॉइंट बोल रहे हैं तो आपको ये समझ लेना है कि ये बहुत सारी पॉइंट लाइट रे का इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से बहुत सारी लाइट रे निकल रही होती है। क्लियर है? ये देखो, कुछ ऐसी बेसिक नियमें हैं, लॉ है, जो किसी भी फिनोमेना को आप पढ़ो वो तो लगनी ही लगनी है। नहीं, ये लॉ ये कहती है कि आप रिफ्लेक्शन करवा लीजिए, रिफ्रैक्शन करवा लीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये लॉ, जैसे जब ऑप्टिक्स पे बातें हो रही थी स्टार्टिंग में, कुछ लॉ बन गई और उस लॉ को सभी लोगों को फुलफिल करना होता था। क्या वो लॉ है उसे देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे काफी एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है, काफी नए नए रिजल्ट्स भी आए हुए हैं, इसी पे सारी बातें होंगी। ठीक है, सम बेसिक लॉ, कुछ बेसिक लॉ। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन ऑफ लाइट। देखो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगी। नहीं, इट स्टेट्स दैट light propagates in straight line path in homogeneous medium, है ना? होमोजीनियस मीडियम क्या मतलब हुआ? अगर लाइट एयर से एयर में जा रही है तो मीडियम सेम होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? मीडियम सेम, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी वगैरह सेम होनी चाहिए। तो लाइट अगर सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो वो एकदम से स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगी, बेंडिंग उसमें नहीं होगा। अगर लाइट किसी अदर मीडियम में चली जाएगी तो बेंडिंग होगा। और इसी से आती है अगली वाली फिनोमेना जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। जब तक मीडियम सेम रहेगा, लाइट का जो डायरेक्शन है, प्रोपगेशन का डायरेक्शन, वो हमेशा स्ट्रेट होगा। क्लियर है? इसी पे पूरी की पूरी रे ऑप्टिक्स बेस होती है। दूसरा था हमारा लॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ऑफ लाइट। अब देखो ये क्या है,
रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये कहता है, इट स्टेट्स दैट light rays retrace their path. Light rays retrace their path. Retrace their path, इसका क्या मतलब है ये समझो। Retrace their path का मतलब ये हुआ कि अगर लाइट, जैसे चींटी होता है, चींटी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि चींटी क्या होती है, जब कहीं जा रही होती है ना तो अपने पीछे वो कुछ केमिकल वगैरह बोलते हैं ना, छोड़ दे जाते हैं कि ताकि आने वक्त उसी पाथ को वो फॉलो करे, उसी पाथ से वापस अपनी डेस्टिनेशन पोजीशन पे पहुंच पाए। उसी तरह से लाइट के पास ना कहते हैं, एक लाइट के पास ना मेमोरी होती है और तगड़ी मेमोरी होती है। क्या कि लाइट जैसे जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस लौट आएगी, ऐसा नहीं। इसका ये मतलब होता है कि अगर लाइट, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है ना, अगर लाइट, ध्यान देना ये आप लोगों को पता है, अगर लाइट ऐसे गई, इंसिडेंट हुई और मान लो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, समझना, तो लाइट को अगर, ध्यान देना, अगर लाइट को, ये तो आने वाला पाथ था, अब है कि लाइट को अगर इस रास्ते से इंसिडेंट करवा दो, है ना, लाइट को इस रास्ते से इंसिडेंट करवा दो तो ये इस रास्ते से वापस लौट आएगी। मतलब समझ में आया? लाइट रिट्रेस देयर पाथ का मतलब हुआ कि जिस रास्ते से गई और जिससे लौटी, अगर लौटने वाली रास्ते से जाएगी तो आने वाली रास्ते से लौटेगी। क्लियर हो गया? इसको कहा जाता है लाइट रिट्रेस देयर पाथ। एक और लॉ है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, यूज होगा ये। तीसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट, देखो ये क्या है। वैसे ये आप लोगों को पहले से भी पता है कि लाइट क्या होता है। इट स्टेट्स दैट लाइट रेज do not disturb each other upon intersection। देखिए, तो ये तीन बेसिक लॉ है जिसे लाइट हमेशा फॉलो करेगी। क्या क्या? लॉ ऑफ रेक्टिलियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये कहता है कि कुछ भी हो, डिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, हमें कोई मतलब नहीं है। लाइट क्या होगा, होमोजेनियस मीडियम में, अगर मीडियम सेम है तो लाइट को स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करवाना। ठीक है। दूसरा कि लाइट रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है, मतलब अगर जिस रास्ते से लाइट जाएगी और वापस लौटेगी और वापस लौटने वाली लाइट रास्ते पे लाइट को अगर इंसिडेंट करवा दो तो आने वाली लाइट से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये अपनी पाथ को रिट्रेस कर लेती है। और दूसरा इंडिपेंडेंस, देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, कोई भी दो लाइट अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ना तो ये दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब क्या मतलब है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पाथ को डिस्टर्ब, जैसे एक टॉर्च यहां से जलाया, एक टॉर्च यहां से जलाया, ऐसा थोड़े है कि ये लाइट इसको धक्का देके उधर भेज देगी, ज्यादा पावरफुल वाला टॉर्च वाला लाइट होगा तो उसको पाथ को डेविएट कर देगी, नहीं, उसके पाथ को वो डिस्टर्ब नहीं करती है। आई बात समझ में इंटरसेक्शन के बाद? हाँ, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना होती है जो हम लोग पढ़ेंगे, वेव में इंटरफेरेंस हो जाता है। खैर बाद में बात करेंगे। डिस्टर्ब, इसके पाथ को डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्लियर है? नहीं, इंटरसेक्शन होने पे एक लाइट रे और दूसरी लाइट रे अगर इंसिडेंट होगी, ऐसा नहीं कि ये लाइट रे एक दूसरे के पाथ को डिस्टर्ब करेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। देखिए, जब भी लाइट रे, जैसे मान लो ये ग्लास है, ठीक है, जरूरी नहीं कि ट्रांसपेरेंट सरफेस ही हो, कोई भी सरफेस हो सकता है, ट्रांसपेरेंट, ओपैक, कोई भी मटेरियल, ठीक है। जब भी लाइट किसी
बाउंड्री पे एक्सट्रैक्ट करती है, बाउंड्री मतलब उसके बाद मीडियम अलग हो जाए, जैसे ओपेक है तो ओपेक के मेटेरियल के बाद जो मीडियम है वो तो दूसरा डेंसिटी वाला मीडियम होगा ना। तो जब भी किसी बाउंड्री पे, किसी दूसरे मीडियम के बाउंड्री पे लाइट एक्सट्रैक्ट करती है तो उसमें से लाइट का क्या क्या हो सकता है, तो तीन बातें मेनली हो सकती है लाइट से रिलेटेड। क्या, जब लाइट इस पे फॉल करी, ध्यान दो, जब लाइट इस पे फॉल करी, ठीक है, या तो कुछ अमाउंट में लाइट क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है ना, कुछ अमाउंट में लाइट जो होता है वो दूसरे मीडियम में चली जाती है, कुछ अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ अमाउंट में लाइट एजॉर्ब हो जाती है। ये सरफेस जो होता है कुछ लाइट को एजॉर्ब कर लेती है। तो तीन चीजें यहां पे होती है जब कोई लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है। हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है वो वाला सिचुएशन जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर, मतलब ये हो गया, अभी ये वाली पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे नहीं। तो जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल करेगी तो क्या होगा, उनमें से कुछ अमाउंट में लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक इनटू दी सेम मीडियम। मतलब अगर एयर से लाइट गई है तो वापस अगर एयर में ही लाइट आई, वापस अगर लाइट एयर में ही आई, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप ये सिल्वर सरफेस पे करोगे तो बढ़िया टाइप का रिफ्लेक्शन मिलेगा, ग्लास के सरफेस पे मिलोगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे का अमाउंट जो होगा वो बहुत कम होगा। क्लियर है, आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर 100% रिफ्लेक्शन तो ऐसे पॉसिबल है नहीं, लेकिन जो पॉलिश सरफेस होते हैं जैसे प्लेन मिरर या मिरर टाइप की चीजें, वो मैक्सिमम लगभग 90, 95, 99% तक भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन कुछ अमाउंट में लाइट एजॉर्ब या ट्रांसमिट तो जरूर होगी ही। 100% रिफ्लेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है, ये बात समझ पाए? अब देखो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको समझने हैं, वो समझ लो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्या क्या है। सबसे पहली बात कि आपको क्या समझना है कि यहां पे ये एक सोर्स है जिससे लाइट आ रही होगी, है ना। तो इस लाइट रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है, IR। अब जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसको RR कह दो। नहीं, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब हुआ, लाइट जिस लाइट रे पे फॉल करती, सॉरी जिस पॉइंट पे सरफेस के जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। ये बात क्लियर है? गुड। अब एक और चीज ध्यान से समझिए, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनो, एक इमेजिनरी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है, उसे कहा जाता है नॉर्मल। ये लाइन क्या होता है, कहां पे ड्रॉ करते हैं, कहीं नॉर्मल मत ड्रॉ कर दीजिएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करेंगे और सरफेस के परपेंडिकुलर, इसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल। ये हमें हेल्प करता है क्या पहचानने में कि कितने एंगल से लाइट इंसिडेंट हुई है ना, और कितने एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, कितने एंगल से लाइट इंसिडेंट हुई और कितने एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर है? इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात क्लियर है? बोलो नहीं। द एंगल बिटवीन, ध्यान से सुनो, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, the angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection, angle of reflection। ये बात क्लियर है? तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्शन वाली फिनोमिना। ठीक है, यहां तक क्लियर?
रिफ्लेक्शन कैसा होगा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, ठीक है। अगला टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, इसके जनरली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका पहला रेगुलर और एक होता है आपका इरेगुलर। इरेगुलर को हम लोग डिफ्यूज भी कहते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नहीं, ये होता है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जनरली दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है स्मूथ, जिसको आप पॉलिश्ड भी कह सकते हो, नहीं, और एक हो सकता है आपका इरेगुलर, रफ। नहीं, रफ या इरेगुलर। देखो, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा पॉलिश हो, मतलब हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन देखते हैं। देखो, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा पॉलिश्ड होगा, ठीक है, इफ या रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑन स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस। देखो, इसे रेगुलर क्यों कहते हैं समझो। इसे रेगुलर क्यों कहते हैं इसे समझिए। जैसे हमारे पास एकदम से स्मूथ या पॉलिश सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने लिया। रेगुलर कहने के पीछे का काउ समझिए। जैसे हमने कुछ लाइट रे को पैरेलल इंसिडेंट करवा दी, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट रे जो है वो पैरेलल है, क्लियर। अब ये जो रिफ्लेक्ट करेगी, ध्यान से समझो, I इक्वल टू आर से, वैसे अभी हम लोग लॉ नहीं पढ़े हैं, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। इसे रेगुलर क्यों कहते हैं कि ये जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी वो भी क्या होगा? पुरानी वाली के पैरेलल होगी। क्योंकि ये रेगुलर पैटर्न शो करता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ पाए? और दूसरा इरेगुलर समझ लो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन रफ सरफेस, है ना। रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस मतलब जिगजैग टाइप का, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहां पे इसे डिफ्यूज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैटर्न कैसा शो करता है? इरेगुलर शो करता है। इसको जरा देखो, जैसे देखो, हमने लाइट क्या करा, कुछ लाइट रे पैरेलली हमने इंसिडेंट करवा दी, ठीक है, हमने लाइट रे को पैरेलल इंसिडेंट करवाई है। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो अनपैरेलल हो जाती है, इरेगुलर पैटर्न शो करती है, इसीलिए इसे हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन इसका अपना एक खास इंपॉर्टेंस है, क्या कि आप अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन नहीं होता ना, तो आपकी विजिबिलिटी बहुत कम होती। जैसे रूम में एक ट्यूबलाइट जलाते हो, पूरे रूम में रोशनी हो जाती है, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन कैसा होता है? डिफ्यूज, वॉल से हुआ या इरेगुलर रफ सरफेस से, तो लाइट हर तरफ बिखर जाती है। इसलिए तो एक ट्यूबलाइट जलाने से पूरे रूम में लाइट आ जाती है। मतलब अगर आपकी विजिबिलिटी ज्यादा चाहिए, फॉर लार्जर विजिबिलिटी, ध्यान में रखिएगा, फॉर लार्जर विजिबिलिटी,
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नीडेड, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नीडेड। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से आपकी विजिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, दो तरह के रिफ्लेक्शन होंगे, एक रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे जिसको हम लोग रेगुलर कहेंगे, और एक रिफ्लेक्शन आपका रफ सरफेस पे जिसे डिफ्यूज या इरेगुलर कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आज की सभा करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल हम लोग नए कंसेप्ट के साथ फिर से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो छुट्टी।